नमस्कार, हिंदी मंत्र अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। आज यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। पिछले प्रश्नों को देखने के लिए आप कल के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को एक बार जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने 30 प्रश्नों को हल किया है। और प्रश्नों को देखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। चलिए हम आज के प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध एवं नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अर्थात ऐसा कौन सा साहित्य था जिस पर सिद्ध एवं नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। आपके ऑप्शन हैं भक्तिकालीन निर्गुण कवियों पर, सगुण कवियों पर, छायावादी कवियों पर या फिर रीति सिद्ध कवियों पर। प्रश्न को हल करने की कोशिश करें, बताएं। इस रीति सिद्ध कवियों पर हो नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध एवं नाथ साहित्य आदिकाल का था। बहुत संभावना है कि उस समय के साहित्यकार थे, उन पर इसका प्रभाव पड़ा हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भक्तिकालीन निर्गुण कवियों पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी। तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो ये आसान प्रश्न है। आदिकाल हम सभी जानते हैं कि आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा दी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस सीरीज में मैंने सभी तरह के प्रश्नों को रखा है, कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। तो रासो साहित्य में हमने पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा था। तब उस समय हमने बात की थी कि पृथ्वीराज रासो को इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, और उसके जो रचयिता हैं चंद बरदाई, उन्हें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि माना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद बरदाई। आप हमारे रासो साहित्य वाले वीडियो में ये जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल की समयावधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल की समयावधि में जन्म लेकर भी आदिकाल की श्रेणी में रखा जाता है। जगनिक, मधुकर, विद्यापति या भट्टकेदार। आपका सही उत्तर होगा विद्यापति, और ये थे 1350 ईस्वी में। 1350 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक विद्यापति का समय काल आता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त हुआ मिलता है। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त हुआ मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं भक्ति, राष्ट्रीय चेतना, श्रृंगार और प्रकृति। तो ये आसान प्रश्न है। आप सोच सकते हैं कि आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना जैसी कोई चीज़ थी नहीं उस वक्त। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय चेतना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है। ऑप्शन है आपके बीसलदेव रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक विवादित रहा है। हमने रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ा था, और हमने उसमें यह भी जाना था कि बहुत से विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना था, कुछ विद्वानों ने अप्रामाणिक माना था, कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रामाणिक माना था। लेकिन सबसे पहले जो इसे अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान थे वो थे वूलर,
1875 में इन्होंने इसे अप्रामाणिक घोषित कर दिया था। और किसके आधार पे किया था कि एक कश्मीरी कवि थे जयानक, जिनकी रचना थी पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें महोबा के लोक प्रसिद्ध 2 वीरों आल्हा ऊदल के युद्धों का बड़ी उत्तेजक भाषा में वर्णन किया गया है? उस प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें महोबा के लोक प्रसिद्ध 2 वीरों आल्हा ऊदल के युद्धों का बड़ी उत्तेजक भाषा में वर्णन किया गया है? और इसका रासो साहित्य में हम जब बात कर रहे थे तो हमने इसे बड़े ही विस्तार से जाना था कि आल्हा ऊदल का जो विस्तृत जो वर्णन किया गया है उस परमाल रासो में किया गया है। और हमने इस पर भी बात की थी कि आल्हा खंड के नाम से इसे चार्ल्स इलियट, जो एक अंग्रेजी विद्वान थे, उन्होंने चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से इसे 1865 में अलग से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकासशील महाकाव्य। अगला प्रश्न है, खुमाण रासो की भाषा क्या है? खुमाण रासो की भाषा क्या है? जब हम रासो साहित्य में पढ़ रहे थे, इन प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप हमारे पिछले वीडियोस को देख लेंगे तो मुझे लग रहा है सभी प्रश्न अब बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। खुमाण रासो जिसमें जैसे रामचंद्र शुक्ल ने, जिनका जो समय काल था वो 800 से लेकर 1000 संवत तक माना था, और इनकी भाषा राजस्थानी, शुक्ल जी ने इसकी भाषा राजस्थानी मानी है। तो खुमाण रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी। अच्छा, हम्मीर रासो के रचयिता हैं। 40वां प्रश्न, हम्मीर रासो के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन हैं जज्जल, सारंगधर, नल्ल सिंह भाट और नरपति नाल। मिलते जुलते से दोनों ही ऑप्शंस हैं, सी और टी, नल्ल सिंह भाट और नरपति नाल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका सारंगधर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस ग्रंथ की प्रामाणिकता अब भी संदिग्ध है? किस ग्रंथ की प्रामाणिकता अब भी संदिग्ध है? आपके ऑप्शन हैं पृथ्वीराज रासो, खुमाण रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। 42वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के सर्गों को कहा गया है? पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा गया है? समय, अनुच्छेद, संकल्प, अंक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समय कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 43वां प्रश्न, और पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया था? पृथ्वीराज रासो को किसने सर्वप्रथम विवादास्पद घोषित किया था? तो अभी हम बात कर चुके हैं इस पर। आपके ऑप्शन हैं कर्नल टार, डॉक्टर वूलर, मॉरिसन, मुरारीदीन। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वूलर, और इन्होंने ये 1875 में सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में इन्होंने इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कैमासवध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? मुझे लगता है ये सभी को पता होगा। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 45वां प्रश्न, अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो हमने जहाँ अमीर खुसरो और विद्यापति को पढ़ा है वहाँ पर हमने पूरा विस्तार से इनकी रचनाओं और इनके मूल नाम के बारे में बात की है, इनके समयकाल के बारे में बात की है। तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल हसन।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 46वां प्रश्न है, हिदायतनामा जो दक्षिणी हिंदी में लिखा गया है के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके ख्वाजा बंदा नवाज, अब्दुल्ला हुसैनी, इब्न निशाती, डी ऑप्शन है वहरी। तो इसका सही जवाब होगा ख्वाजा बंदा नवाज। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न, विद्यापतिकृत पदावली की भाषा है। विद्यापतिकृत पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है आपके संस्कृत, अवहट या अपभ्रंश, मैथिली, प्राकृत। मुझे लगता है ये सभी को पता होगा और इसका सही उत्तर है मैथिली। और इसी रचना के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। विद्यापति की लोक प्रसिद्धि का सर्व प्रमुख आधार ग्रंथ है। इस प्रश्न को आप ज़रूर बताएं। तो जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं कि इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है यही होगा। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर है पदावली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 49वां प्रश्न, देसिल बैना सब जन मिठा तैन तैसन जब पौआ भट्टा। पंक्ति किसकी है? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, बहुत बार पूछी भी गई है। तो ये विद्यापति की पंक्ति है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। 50वां प्रश्न है हमारा, विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? विद्यापति को पढ़ते वक्त हमने ये समझा था कि विद्यापति को कुछ विद्वानों ने श्रृंगारी कवि माना, कुछ ने भक्त कवि माना और कुछ विद्वानों ने रहस्यवादी कवि माना था। तो यहाँ पर विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने इस पर टेबल भी बना के दी थी, रासो साहित्य वाले वीडियो में जाकर एक बार आप देख लें। तो श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान थे, उसमें हरिप्रसाद शास्त्री थे, रामचंद्र शुक्ल थे, राम कुमार वर्मा थे और रामवृक्ष वैनीपुरी थी। एक और विद्वान थे सुभद्रा झा। हाँ, सुभद्रा झा और थे। यानी कि 5 लोगों ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना था। भक्त कवि श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। रहस्यवादी कवि इन्हें जॉर्ज ग्रियर्सन ने और जनार्दन मिश्र ने माना था। तो सबसे ज़्यादा विद्वानों ने इन्हें श्रृंगारी कवि माना था। इसलिए मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगारी कवि। अगला प्रश्न है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि हैं? मैथिली, बंगला, हिंदी, प्राकृत। सही उत्तर होगा इसका मैथिली। अगला प्रश्न डिंगल भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस तरह हैं, यह डंगरों यानी कि मूर्खों की भाषा थी। दूसरा ऑप्शन है, डिंगल भाषा में कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं रचा जा सका। राजस्थान में नागर अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी के साहित्य रूप का नाम डिंगल है। डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति अब निश्चित हो चुकी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यह डंगरों मूर्खों की भाषा थी, डिंगल भाषा में कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं रचा जा सका है, ये भी बेमतलब की बात है। और डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति अब निश्चित हो चुकी है, ये भी कुछ नहीं। तो राजस्थान में नागर अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी के साहित्य रूप का नाम डिंगल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 53वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है, इसका सहयोगी रस है। पृथ्वीराज रासो का प्रधान रस वीर है और इसका सहयोगी रस कौन सा है? शांत रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस। आपने पृथ्वीराज रासो की कथा पता ही है आप लोगों को, और इसमें गैस कर सकते हैं कि
वीर रस है और इसमें जैसे संयोगिता विवाह का भी वर्णन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें श्रृंगार भी है, तो इसका सहयोगी रस श्रृंगार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? बिल्कुल सभी को पता है, ये 69 सर्ग हैं, इसमें 69 सर्ग हैं। अगला प्रश्न 55वां प्रश्न है हमारा, परमाल रासों का प्रधान रस क्या है? ऑप्शन है शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस और हास्य रस। अब परमाल रासों में पता है आपको, आल्हा और उदल जो 2 सामंत थे उनकी वीरता का वर्णन है, तो जाहिर सी बात है इसमें वीर रस आपका सही उत्तर होगा। वीर प्रधान रस है, आपका प्रधान रस कौन सा होगा? वीर। 56वां प्रश्न है, जगनिक द्वारा रचित प्रसिद्ध लोक काव्य आला खंड को परमाल रासो नाम किसने दिया? आपके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चार्ल्स इलियट, श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। रासो साहित्य वाले वीडियो में यह विस्तार से हमने बताया है कि इन्होंने किस आधार पे ये नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57वां प्रश्न है, पुस्तक जल्लड़ हत दे चल गज्जन रिप काज। पंक्ति किस ग्रंथ के संदर्भ में कही गई है? यह पंक्ति मैंने अपने नोट्स में भी दी है, जो रासो साहित्य वाली जो वीडियो है हमारी, उस नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। पुस्तक जल्लड़, और बड़ा ही ये फेमस पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है, पुस्तक जल्लड़ हत दे चल गज्जन रिप काज। पंक्ति किस ग्रंथ के संदर्भ में कही गई है? तो ये पृथ्वीराज रासो, जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके ले जाता है, उस समय चंदवरदाई अपने जो पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे उस ग्रंथ को अपने पुत्र जल्लड़ के हाथ में देते हैं और उसे पूरा करने का संकेत देते हैं, तब ये पंक्ति आती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न है, भरत बाहुबली रास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भरत बाहुबली रास ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ये जैन साहित्य में हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा था और इसके ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपति नाल, सालभद्र सूरी, नल्ल सिंह। इसका सही उत्तर बताएं। क्या सही उत्तर होगा? सालभद्र सूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 59वां प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य का लोकप्रिय छंद कौन सा है? अपभ्रंश साहित्य का लोकप्रिय छंद कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी। 60वां प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ पृथ्वीराज रासो का ही अंश माना जाता है? और इसका उत्तर है परमाल रासो। ये हमारे 60 प्रश्न हुए। 30 प्रश्न हमने कल हल किए थे और बाकी के 30 प्रश्न हमने आज हल किए हैं। कल भी मैंने उत्तर लास्ट में दिए थे सारे प्रश्नों के और आज भी मैंने लास्ट में ही दिए हैं, जिससे कि जब आप प्रश्न हल कर रहे हो तो आप अच्छे से ध्यान में रखें चीज़ों को और आप थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करें, जिससे ऐसा ना हो कि प्रश्न सामने रहता है तो हम थोड़ा आलस में आ जाते हैं। इसलिए मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर लास्ट में दिए हैं। ठीक है, तो यह था हमारा आज का विश्लेषण और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे हम और प्रश्नों को इसमें शामिल करें। तो साहित्य के सभी अभ्यर्थियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।